आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज राज्य में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। एक समीक्षा बैठक में रेड्डी ने IMD के पूर्वानुमान का जिक्र किया और 15 जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। सीएम ने आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। रेड्डी ने कहा, SDRF और NDRF की टीमें पहले ही बारिश प्रभावित जिलों में तैनात की जा चुकी हैं और वे जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय में राहत अभियान चलाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि धाराएं और नाले उफान पर हो सकते हैं, अधिकारियों को सतर्क रहने और निचले इलाकों से परिवारों को राहत शिविरों में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जलाशयों, टैंकों और तालाबों में जल स्तर की लगातार निगरानी करने और पानी छोड़ने से पहले कलेक्टरों और क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों को पूर्व सूचना देने के लिए कहा गया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि जो जलाशय और टैंक पहले से भरे हुए हैं, वहां रेत के थैले पहले से तैयार रखे जाने चाहिए। बारिश के दौरान यातायात की समस्याओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जल जमाव वाली सड़कों, निचले स्तर के पुलों और पक्की सड़कों पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और पुलिस और राजस्व अधिकारियों को ऐसे स्थानों के पास बैरिकेड्स लगाने चाहिए और आवाजाही की निगरानी करनी चाहिए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले 20 महीनों में जितना कर्ज लिया है वह पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के एक दशक के कार्यकाल में लिए गए कर्ज से काफ़ी ज़्यादा है। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर महेंद्र थोकाकुटी द्वारा लिखित पुस्तक प्रजा युद्धूत का विमोचन करने के बाद रामाराव ने कहा, हमारे पास एक ऐसा राज्य है जहां राजस्व की स्थिति अच्छी है लेकिन कांग्रेस शासन करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्व की कमी के बावजूद बीआरएस सरकार ने ऋतुबंधु, कल्याण लक्ष्मी पेंशन और धान खरीद जैसी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा। उन्होंने कहा कि यह एक कुशल नेता की वजह से संभव हुआ। रामाराव ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर लोगों के लिए काम करने के बजाय धन जुटाने और दिल्ली को बंडल भेजने पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। तेलंगाना भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यूरिया की कमी को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि किसान उर्वरक के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पुराने कांग्रेसी दिनों को वापस ला दिया है। आज़ादी का मतलब सिर्फ स्वशासन नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना है। KCR के नेतृत्व में हमने 10 साल तक यही किया। अब तेलंगाना पर दिल्ली का शासन थोप दिया गया है। पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में RSS का जिक्र करने पर MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा अपमान है। RSS अंग्रेजों से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों से नफरत करता था। RSS ने हमेशा समावेशी राष्ट्रवाद का विरोध किया है। हिंदुत्व की विचारधारा पूरी तरह से भारत के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि RSS की शपथ एक ही समुदाय के धर्म, समाज और संस्कृति की बात करती है। कि मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर RSS की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि RSS और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि RSS हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है।
तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री की तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आरएसएस का जो प्रार्थना है वो आज पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिले के कई हिस्सों में मध्यम से बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आदिलाबाद जिले में आधी रात से सुबह तक बारिश हुई। जलधराव के फनने से कई दूरदराज के गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं आदिलाबाद के अन्य हिस्सों में भारी बारिश से प्रभावित गाँव के निवासियों का कहना है कि मुख्य धारा से अलग हो गए हैं और चिकित्सा आपात स्थिति सहित आवश्यक जरूरतों के लिए मंडल मुख्यालय और कस्बों तक पहुँचने के लिए उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने अधिकारियों से कनेक्टिविटी बहाल करने और बाढ़ राहत उपाय शुरू करने की अपील की है। तो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बनकर चेरला परियोजना से जुड़े हालिया जल मुद्दों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिस पर तेलंगाना सरकार लगातार आपत्ति जता रही है। विजयवाड़ा में आईजीएमसी स्टेडियम में आयोजित समारोह में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जब बाढ़ आती है और ऊपरी धारा वाले राज्य पानी छोड़ते हैं तो निचले धारा वाले राज्य होने के नाते हमें नुकसान और कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। निचले धारा वाले राज्यों के समान बाढ़ के पानी के इस्तेमाल पर आपत्ति क्यों? हमें बाढ़ का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हमें बाढ़ के पानी से कोई लाभ नहीं मिलेगा तो हम कैसे निपटेंगे? उन्होंने पड़ोसी राज्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सवाल उठाया और स्पष्ट किया कि सरकार ने रायलसीमा को कृषि क्षेत्र बनाने के लिए गोदावरी नदी के अपशिष्ट जल को पोलावरम से बनगल चेरला की ओर मोड़ने का फैसला किया है। लोगों को अब दोहरा लाभ मिल रहा है क्योंकि हमारा सुपर 6 सुपर हिट हो गया है। नायडू मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस परियोजना से किसी भी राज्य के जल हितों को नुकसान नहीं होगा और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की भी कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि 2019 में सत्ता में आई सरकार ने 5 साल तक राज्य को बर्बाद किया, आंध्र प्रदेश की ब्रॉड छवि को धूमिल किया और संस्थानों को कमजोर किया। कर्नाटक धर्मस्थल कस्बे में विभिन्न जगहों पर शवों को सामूहिक रूप से दफनाए जाने के आरोपों की जांच कर रहे एसआईटी ने मंदिर सूचना केंद्र और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने धर्मस्थल में शवों को सामूहिक रूप से दफनाए जाने के आरोपों को इलाके की छवि बिगाड़ने की साजिश करार दिया। एसआईटी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ धर्मस्थल मंदिर परिसर पहुंचे अधिकारियों ने एक सार्वजनिक शौचालय के पास मौके पर निरीक्षण किया और उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां शिकायतकर्ता पिछले वर्षों में मंदिर में काम करते हुए कथित तौर पर रुका था। यह निरीक्षण कड़ी पुलिस सुरक्षा में हुआ। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को किया गया निरीक्षण नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा था और निष्कर्षों के आधार पर चिन्हित स्थानों की आगे फोरेंसिक जांच की जा सकती है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि सैकड़ों वर्षों की विरासत को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। किसी को यूं ही बदनाम करना सही नहीं है। यह सब एक शिकायतकर्ता की वजह से हुआ है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने धर्मस्थल को बदनाम करने के अभियान में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान आरएसएस की प्रशंसा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और कहा कि संगठन का कोई इतिहास नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास काफी पुराना है और दावा किया कि आरएसएस ने लंबे समय तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान और देश की रक्षा की है। डीके शिवकुमार ने कहा कि आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है। इस देश में कांग्रेस पार्टी का इतिहास लंबा है। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस लंबे समय तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और वाजपेयी जी ने इस मुद्दे पर भी पहल की। यह उनकी पार्टी का एजेंडा है और मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान और देश की रक्षा की है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ नागालैंड के राज्यपाल लॉ गणेश को श्रद्धांजलि अर्पित की और तमिलनाडु में पार्टी में उनके योगदान पर प्रकाश डाला और उन्हें एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व वाला करीबी दोस्त बताया। उन्होंने लॉ गणेश के 80 वर्ष के होने पर एक उत्सव में भाग लेने और नागालैंड का दौरा करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लॉ गणेश की आत्मा की शांति और उनके परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को इस नुकसान से निपटने के लिए मैं भगवान से उनको शक्ति देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। लॉ गणेशन साहब, ऑनरेबल गवर्नर नागालैंड, आज नहीं रहे हमारे बीच में, उसके लिए हम संवेदनाएं प्रकट करने सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आए हैं। अभी हमने संवेदनाएं प्रकट की है। बहुत अच्छे हमारे मित्र थे। तमिलनाडु में पार्टी को खड़ा करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं तो अभी जब उन्होंने 80 साल पूरे किए तो एक कार्यक्रम रखा था अभिषेक, उसमें भी मैं आया था। मैं नागालैंड भी जाके आया। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे लॉ गणेशन जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनको शांति प्रदान करे और जो परिवारजन हैं उनके या कार्यकर्तागण हैं उनको वो सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। कांग्रेस वोट चोरी अभियान को तेज करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है। इस बार जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लोगों के वोटों की चोरी हो रही है। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अब और नहीं, जनता जाग गई है। इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और विपक्षी नेता राहुल गांधी दोनों ने फर्जी वोट डालने से संबंधित एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो के जरिए खड़गे ने लोगों से आग्रह किया कि वो अपनी आवाज़ उठाए और संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी के चंगुल से बचाने में उनकी मदद करें। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी अभियान को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि चोरी चोरी चुपके चुपके, लेकिन अब और नहीं, जनता अब जाग गई है। वहीं प्रियंका गांधी ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कहीं आपका वोट तो चोरी नहीं हो गया है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि अब और नहीं, वोट चोरी बंद करो। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।